नाउ आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास तक की चीजें रीड कर ली होंगी। मैंने आप लोगों को नोट्स भी कल रात भेज दिए थे और आई होप कि आप लोगों ने पीपीपी की बुक भी रिव्यू करना शुरू कर दी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा वी वर डिस्कसिंग लीगल सिस्टम, हम लीगल सिस्टम पर बात कर रहे थे। बेटा लीगल सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि किसी भी मुल्क के लीगल सिस्टम में दो अहम कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है मेकिंग ऑफ लॉ और एक कंपोनेंट है एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ। वन इज लॉ मेकिंग एंड द अदर इज लॉ एप्लीकेशन। बेटा अब सवाल ये उठता है कि लॉ बनता कैसे है और दूसरा ये है कि वो लॉ अप्लाई कैसे होता है। तो इन लॉ मेकिंग हमने किंगडम सिस्टम, बादशाहत के दौर पर बात करी थी, जिसमें हमने बेटा कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ के ऊपर डिस्कशन करी। हमने कॉमन लॉ के फायदे पढ़े, नुकसानात पढ़े, याद करें। देन वी डिस्कस्ड के इक्विटी लॉ उसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने आया था। डेमोक्रेटिक सिस्टम वी डिस्कस्ड एरियाज अबाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर बात हुई, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, इन तमाम चीजों पर बात हुई। पार्लियामेंट्री प्रोसेस, how the law is made by parliament and by courts. Then we move towards advantages and disadvantages of the legislation process. Delegated legislation पर हमारी बात हुई, that parliament has delegated its law making power to different bodies. Now those different bodies include professional bodies, local bodies, privy council. याद है बेटा? Then we discussed controls, statutory interpretation, literal rule, golden rule, mischief rule, contextual rule, इन तमाम चीजों पर बात हुई। Then presumptions, aids, ये सब पढ़ते हुए हम चल रहे थे। Then we discussed binding precedent, कि भाई precedent क्या होता है। So we discussed कि बेटा precedent means past decisions. Precedent का मतलब है पुराने फैसले। बेटा उन पुराने फैसलों में कुछ फैसले बाइंडिंग हैं, जो बड़ी कोर्ट के फैसले हैं, और कुछ फैसले परसुएसिव हैं, जो छोटी कोर्ट के फैसले हैं या इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले हैं। सो वी डिस्कस बाइंडिंग एंड परसुएसिव प्रीसिडेंट। थ्री पार्ट्स ऑफ डिसीजन, स्पेसिफिक पार्ट, रेशियो डिसेंडाई एंड ऑर्बिटर डिक्टा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, याद करने तमाम चीजों पर हमारी बात हुई थी। एंड वी डिस्कस्ड द चार्ट कि फैसला किसके ऊपर बाइंडिंग ऑन है और कौन उस फैसले से बाउंड बाय है। वी डिस्कस्ड ऑन बाइंडिंग ऑन एंड बाउंड बाय। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक which is functions of court. आज मैडम कोर्ट के फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोर्ट। बेटा किस कोर्ट का क्या काम है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस कोर्ट का क्या काम है, किस कोर्ट का क्या फंक्शन है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। नाउ बेटा जब हम हर कोर्ट के फंक्शन पर बात करते हैं तो एक बात को समझें कि यूके में एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, काउंटी कोर्ट है, क्राउन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बेटा देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स, जिसमें एक कोर्ट हमारे पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, एक हमारे पास काउंटी कोर्ट या क्राउन कोर्ट है, एक हमारे पास हाई कोर्ट है, एक हमारे पास कोर्ट ऑफ अपील है और एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। बेटा ये यूके के अंदर कोर्ट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन से डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कोर्ट में घुस जाओ, कोई भी केस है कहीं भी घुस गए, बोला कोर्ट तो कोर्ट है, ऐसा नहीं है। हर कोर्ट
की, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है। हर कोर्ट की अपनी क्या है बेटा, एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन। बेटा व्हाट इज टेक्निकल जुरिस्डिक्शन? हर कोर्ट का अपना एक टेक्निकल स्कोप है कि भाई ये कोर्ट ये काम करती है। ऐसा नहीं कि हर कोर्ट सारे सारे काम करती है। जो काम मैजिस्ट्रेट कोर्ट के वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही करती है, जो काम काउंटी कोर्ट के वो काम काउंटी कोर्ट ही करती है, जो काम क्राउन कोर्ट के वो काम क्राउन कोर्ट ही करती है। हर कोर्ट की अपनी खुद की एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है। मैंने वर्ड क्या यूज किया बेटा, टेक्निकल जुरिस्डिक्शन। टेक्निकल कि उसका क्या काम है, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब है बेटा, जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि उसकी अपनी एक लिमिट है। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि उसकी अपनी एक लिमिट है। तो ईच कोर्ट हैज इट्स ओन टेक्निकल जुरिस्डिक्शन। जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्रिमिनल मैटर से डील करता है, स्मॉल क्राइम्स। स्मॉल क्राइम्स से डील करता है कौन सा कोर्ट बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। काउंटी कोर्ट की अपनी खुद की एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है, वो खुद कुछ सिविल केसेस से डील करता है। ऐसा नहीं कि बेटा वो सारे केसेस से डील कर लेगा, ऐसा नहीं है कि वो सारे केसेस से डील करेगा। हर कोर्ट की अपनी क्या है बेटा, एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है, यानी उसकी एक अपनी लिमिट है जिससे वो कोर्ट डील करेगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अपने काम है, काउंटी कोर्ट के अपने काम है, क्राउन कोर्ट के अपने काम है, हाई कोर्ट के अपने काम है। हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है। हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है जिससे वो कोर्ट डील करता है। ऐसा नहीं है कि हर कोर्ट सारे सारे काम करता है। जैसे काउंटी कोर्ट है तो सिविल क्लेम से डील करेगा, क्राउन कोर्ट है तो क्रिमिनल केसेस से डील करेगा, हाई कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, उसमें फैमिली कोर्ट अलग है, बिजनेस केसेस की कोर्ट अलग है, क्वींस बेंच डिवीजन एक अलग काम करता है। तो हर कोर्ट की अपनी खुद की एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है। टेक्निकल जुरिस्डिक्शन का मतलब यह है कि हर कोर्ट अपना खुद का एक स्कोप है, एक अप्रोच है जिससे वो कोर्ट डील करती है। अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं, यानी हम हर कोर्ट का फंक्शन, हर कोर्ट की एक पावर पर बात करेंगे। बेटा ये डिस्कस करने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि कोर्ट्स को ब्रॉडली दो हेड में तोड़ा हुआ है। The courts are broadly divided in two heads. Now, what do you mean by broadly divided in two heads? बेटा अगर मैं बड़ा मोटा मोटा फर्क करूं तो एक कोर्ट है जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, और एक कोर्ट है जिन्हें हम कहते हैं अपील कोर्ट्स। एक कोर्ट है बेटा जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस। सर व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट? फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट क्या होता है बेटा? फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जहां कोई भी केस फॉर द फर्स्ट टाइम सुना जाता है। गौर कीजिएगा, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जहां कोई भी केस पहली बार सुना जाता है, और एक कोर्ट होते हैं जिधर अपील फाइल होती है। बात को गौर से सुने, एक है जो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है और एक है जो अपील कोर्ट है। सर व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट? व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट? बेटा फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट वो कोर्ट है जहां केस पहली बार सुना जाता है। बेसिकली फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में केस जीरो से चलता है कि सर मैं छोटा सा था, छोटी चड्डी पहनता था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसने ये किया, फिर इसने मुझे बोला, फिर मैंने ये, पूरी जीरो से कहानी चलती है, ओ लंबी कहानी चलती है। किस कोर्ट में? फर्स्ट इंस्टेंस। First instance court is a court where any case is heard for the first time. So what is appeal court? अपील कोर्ट वो कोर्ट होती है जहां फैसले चैलेंज होते हैं।
जैसे आप गौर से सुनिएगा बेटा, जो कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों कोर्ट्स को हम अपील कोर्ट्स बोलते हैं। यानी ये दोनों कोर्ट्स किसी भी केस को फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं सुनेंगे। फर्स्ट इंस्टेंस मैजिस्ट्रेट में, काउंटी में, क्राउन में या हाई कोर्ट में हो जाएगी। ये दोनों कोर्ट खालिसतन, वर्ड क्या यूज किया, खालिसतन अपील कोर्ट हैं। कौन से कोर्ट, ये दोनों कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों कोर्ट खालिसतन अपील कोर्ट हैं। कौन से, कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट, ये होल एंड सोल अपील का काम करते हैं। अच्छा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट खालिसतन फर्स्ट इंस्टेंस का काम करता है, एफआई फर्स्ट इंस्टेंस। बेटा काउंटी कोर्ट और क्राउन कोर्ट, ये दोनों जो हैं, ये फर्स्ट इंस्टेंस भी करते हैं और अपील भी सुनते हैं। हाई कोर्ट भी फर्स्ट इंस्टेंस भी करता है और अपील भी करता है। लेकिन जो कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट है बेटा, वो तो खालिसतन अपील का काम करते हैं। बेटा देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझने की जरूरत है, तभी बातें समझ आएंगी। फंक्शंस ऑफ कोर्ट, बेटा हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है, एक लिमिट है, एक पावर है, जिसके बाहर जाकर वो कोर्ट केस नहीं सुन सकती, जिसके बाहर जाकर वो कोर्ट केस नहीं सुन सकती। अब कोर्ट की कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक है फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट और एक है अपील कोर्ट। फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट कौन से कोर्ट होते हैं बेटा, जिधर कोई भी केस फॉर द फर्स्ट टाइम सुना जाता है। और अपील कोर्ट क्या होती है, जहां फैसले चैलेंज होते हैं। अच्छा बेटा, इस पेज पर लिखी बाकी बातें हम लोग साथ साथ समझेंगे। अब मैं आपके सामने ये स्केच खोल रहा हूं, जिसको देखने में ही डर लगता है, जिसको देखने में ही डर लगेगा आपको, बट बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विथ पेशेंस। आप अपनी बुक्स में भी ओपन कर लो। बेटा सबसे पहली कोर्ट देखो यहां कौन सी लिखी है, बोलो बेटा, सबसे पहली कोर्ट कौन सी लिखी है, सबसे पहली कोर्ट लिखी है जिसे हम कहते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट। बेटा सबसे पहली कोर्ट कौन सी लिखी है, जिसे हम कहते हैं कौन सी कोर्ट बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। नाउ बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक फर्स्ट इंस्टेंस लेती है। फर्स्ट इंस्टेंस लेती है किनके लिए बेटा, देखो क्या लिखा है, समरी ऑफेंसेस, स्मॉल फैमिली डिस्प्यूट्स, रिकवरी केसेस, यूटिलिटी बिल केसेस या वाइन के केसेस। इन केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस आती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अच्छा सर, व्हाट इज अ समरी ऑफेंस, अब देखो पिछले पेज पर जाता हूं। बेटा समरी ऑफेंसेस का मतलब होता है छोटे क्राइम, जैसे ट्रैफिक लॉ वायलेशन का फड्डा है, छोटी मोटी चोरी का फड्डा है, छोटा मोटा हेरासमेंट का मसला है, छोटे केसेस, स्मॉल ऑफेंसेस। और एक होते हैं बड़े क्राइम, मर्डर, जानबूझ के मार देना, मैनस्लॉटर, गलती से मार दिया, अनइंटेंशनली बंदा मर गया मुझसे, रेप, टेररिज्म, ये बड़े जुर्म है और ये छोटे जुर्म है। देखो अगर छोटा जुर्म है, कौन सा जुर्म, बोलो बेटा। बेटा आप लोग चैट बॉक्स के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आपका चैट नजर आती है स्क्रीन पर, तो प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्टिव होकर पढ़ें। बेटा सबसे पहली कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये यूके का सबसे छोटा कोर्ट है, ये यूके का सबसे छोटा कोर्ट है, द स्मॉलेस्ट कोर्ट। क्या करता है, बोलो क्या करता है, फर्स्ट इंस्टेंस। क्या करता है बेटा ये, फर्स्ट इंस्टेंस। व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस, ये किसी भी केस को फर्स्ट टाइम सुनने का जिम्मेदार है। क्या करता है बेटा ये, फर्स्ट इंस्टेंस करता है, किन केसेस के, छोटे क्राइम्स, द समरी ऑफेंसेस और स्मॉल फैमिली डिस्प्यूट्स, घरेलू फड्डे, छोटा मोटा घरेलू फड्डा, इमरजेंसी में शादी करनी है,
मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाकर हो जाएगी कोर्ट मैरिज। इमरजेंसी में डिवोर्स चाहिए, ये कोर्ट डील कर लेगा। रिकवरी के केसेस के सर ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, यूटिलिटी बिल के केसेस, ये सारे मैटर्स कौन सुनता है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुनता है। नाउ बेटा अब अगर आप गौर से देखो तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से 3 लाइनें बाहर जा रही हैं। अपील ऑन डिसीजन, बेटा बहुत गौर से सुनना वरना यू पूरा गड़बड़ा जाओगे। बहुत गौर से और कंसंट्रेशन से सुनना है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील ऑन डिसीजन, अपील ऑन डिसीजन, और एक वर्ड ये लिखा हुआ आ रहा है अपील बाय वे ऑफ, देखो इधर पढ़ो, अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड। सर अब ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कोर्ट कौन सा है? बोलो बेटा, सबसे पहला कोर्ट कौन सा है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन तमाम केसेस की क्या सुनता है? फर्स्ट इंस्टेंस। क्या सुनता है? व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस? ये इन तमाम केसेस की पहली हियरिंग सुनेगा। देखो बेटा, फर्स्ट टाइम सुनने का मतलब होता है जिसमें जीरो से केस सुना जाएगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने वो केसेस सुन लिए। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर उन पर कोई फैसला दे दिया है तो अब होगी अपील। बेटा अब होगी अपील। अपील माने अब वो फैसला होगा चैलेंज। बेटा अब देखो पिछले पेज पर दोबारा जा रहा हूं। अपील भी 2 तरह की होती हैं। बेटा आगे अगले पेज पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी वो यहां आएंगी वापस। फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट का मतलब बता चुका हूं, वो कोर्ट जहां कोई भी केस फर्स्ट टाइम सुना जाता है। और अपील का मतलब क्या है? जहां फैसले चैलेंज होते हैं। डन हो गई बात। बेटा अपील भी 2 तरह की है। एक होती है अपील ऑन डिसीजन। सर व्हाट इज अपील ऑन डिसीजन? व्हाट इज अपील ऑन डिसीजन? अपील ऑन डिसीजन का मतलब क्या है? बेटा अपील ऑन डिसीजन का मतलब यह होता है कि आप ये कहते हो कि मेरे केस में, गौर कीजिएगा, मेरे केस में जो फैसला दिया गया है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने कहा है कि मैं क्राइम के लिए गिल्टी हूं। कोर्ट ने कहा है कि मैं क्राइम के लिए गिल्टी हूं। बेटा कोर्ट ने यह कहा है कि मैं क्राइम के लिए गिल्टी हूं। मेरा कहना यह कि भाई मैं तो गिल्टी ही नहीं हूं, आई एम नॉट गिल्टी। कोर्ट ये कहता है तुमने जुर्म किया, मैं कह रहा हूं मैं नहीं मानता। बेटा अगर मैं जुर्म नहीं मानता, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं जुर्म नहीं मानता, तो दिस मीन्स कि बेटा मैं अपील ऑन डिसीजन करना चाह रहा हूं। प्लीज सुने। कोर्ट ने कहा वैसे तुम गिल्टी हो, मैंने कहा सर मैं गिल्ट नहीं मानता, मैं जुर्म नहीं मानता। यानी मैं कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करना चाह रहा हूं। इसे कहते हैं अपील ऑन डिसीजन। एक होती है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड। मैंने कहा सर मैं कोर्ट का फैसला तो मानता हूं, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर जो लॉ लगाया है, इन्होंने मेरे ऊपर जो क्या लगाया है? लॉ लगाया है, लॉ, मैं उस लॉ को नहीं मानता। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एग्जाम्पल, बेटा अगर आपको शाहरुख जतोई और शाहजेब मर्डर केस याद हो, शाहरुख जतोई ने शाहजेब लड़के को गोलियां मार दी थी, याद होगा, बड़ा फेमस केस हुआ था, कराची का ही केस था। हुआ क्या था भाई? शाहजेब की फैमिली उतरी, शाहरुख जतोई अपने दोस्तों के साथ शाहजेब के बिल्डिंग के पास खड़ा हो गया। ये एक दूसरे को नहीं जानते, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हुआ क्या भाई? हुआ क्या भाई? शाहजेब की फैमिली उतरी और वो जा रहे थे, तो शाहरुख जतोई और इनके दोस्तों ने शाहजेब की बहन पर कुछ जुमले बोले। एनीवेज शाहजेब ने घर वालों को ऊपर छोड़ा और वो नीचे लड़ने आया। बहस हुई, शाहरुख जतोई वाले जाने लगे, ये उनके पीछे गाड़ी लेकर भागा शाहजेब, और उधर उनका हीट आर्ग्यूमेंट हुआ और गोलियां चल गई और शाहजेब मर गया। अब
शाहरुख जतोई ने अपना जुर्म भी मान लिया कि यस मैंने मार दिया, मुझसे गलती हो गई, हीट ऑफ द मोमेंट में मुझसे लड़ाई झगड़े में मार दिया, मैंने गलती हो गई भाई मुझसे। इन्होंने उसके लिए ब्लड मनी दे दिया शाहजेब की फैमिली को कि भाई ये ब्लड मनी ले लो। अच्छा, शाहरुख जतोई अपना जुर्म मान रहा है, वो डिसीजन के खिलाफ थोड़ी लड़ रहा। मसला गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस मार दिया टेररिज्म का कि तुमने पब्लिकली बंदा मारा तो इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। और बेटा जब टेररिज्म का केस लग गया तो केस बड़ा संगीन हो गया। अब गेम को समझो, शाहरुख जतोई डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं कर रहा, गिल्टी वो है, कोर्ट ने भी गिल्टी बोला, वो इस बात को एग्री कर रहा है। मसला है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड, वो ये कहता है कि मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है, मेरे केस में वो कहता है आप मेरे केस को मर्डर एक्ट के तहत चलाओ, मर्डर लॉ के तहत। तो बेटा मर्डर के केस में ब्लड मनी देकर बच सकते हैं, लेकिन टेररिज्म के केस में ब्लड मनी नहीं होता। देखो, एक है अपील ऑन डिसीजन कि मैं फैसला नहीं मानता, एक है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है, जो क्या लगाया जा रहा है, लॉ लगाया जा रहा है, वो लॉ गलत है, वो लॉ गलत है। हम फैसले को तो मान रहे हैं, लेकिन यहां जो लॉ लग रहा है वो गलत लगाया जा रहा है, द लॉ शुड बी चेंज्ड। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि कानून, मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहां इस कानून के तहत नहीं बल्कि इस कानून के तहत फैसला दो। ये दो अलग अलग अपील है। बेटा अगर आपने संजय दत्त का केस पढ़ा, वो जो संजू मूवी भी इसमें बनी, संजय दत्त के घर से गन्स मिली थी, तो संजय दत्त ये कहता है कि मेरे ऊपर आप आर्म्स एक्ट का केस चलाओ, गैर कानूनी हथियार रखने का केस। इंडिया में जो उसके खिलाफ केस चला था वो आर्म्स एक्ट का केस नहीं चला, उन्होंने उसके ऊपर टेररिज्म का केस चला दिया, जो वहां टाडा के नाम से कानून था, टेररिज्म का केस मार दिया। अब वो बेचारा ये कह रहा है कि भाई मेरे घर से हथियार मिले लेकिन इसको टेररिज्म में क्यों लेकर जा रहे हो, यानी वो अपील ऑन, भाई गुनाह तो उसने मान लिया, वो अपील ऑन डिसीजन नहीं करना चाह रहा, वो करना चाह रहा है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड कि मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है, that law is wrong, that particular law should be changed, यानी ये वाला लॉ ना लगाएं बल्कि ये वाला लॉ लगाएं। सो बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो देयर आर टू पॉसिबल अपील्स, देयर आर, बोलो बेटा, देयर आर टू पॉसिबल अपील्स। कोई भी कोर्ट जब फैसला देगी ना तो दो पॉसिबल अपीलें होंगी, ये याद रखना। कोई भी कोर्ट जब फैसला देगी ना तो दो पॉसिबल अपीलें होंगी। आप देखो, एक ग्रीन लाइन भागेगी और एक रेड लाइन भागेगी। ग्रीन लाइन है अपील ऑन डिसीजन, बेटा ग्रीन लाइन है अपील ऑन डिसीजन जिसमें आप फैसले के अगेंस्ट अपील करते हो, और रेड लाइन है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड जिसमें आप अपील ये करते हो कि मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है वो लॉ गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ बना हुआ गलत है, मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे केस में ये वाला लॉ नहीं बल्कि ये वाला लॉ लगना चाहिए। भाई मिसाल, मेरे हाथों कोई बंदा मर गया, आप मेरे ऊपर मर्डर का लॉ लगा रहे हो, मैं कह रहा हूं भाई मैंने बंदा मार दिया, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मर्डर नहीं है, ये मैनस्लॉटर है, अनइंटेंशनल था। सो एक है अपील ऑन डिसीजन जिसमें फैसले के खिलाफ अपील है, और एक है अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड, बेटा जिससे हम अपील ये करते हैं कि हमारे केस में जो लॉ, जो कानून लगाया जा रहा है वो लॉ या वो कानून नहीं लगना चाहिए बल्कि दूसरा कानून लगना चाहिए। बेटा याद रखिएगा, हर लॉ के तहत अलग अलग सजा होगी, याद रखिएगा बेटा कि हर लॉ के तहत अलग अलग सजा होगी। सो मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन तमाम केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस करता है, बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन तमाम केसेस की क्या करता है बेटा, फर्स्ट इंस्टेंस करता है। समरी ऑफेंसेस, स्मॉल डिस्प्यूट, ये सब की फर्स्ट इंस्टेंस करता है कौन सा कोर्ट, बोलो बेटा कौन सा कोर्ट,
मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो अगर फैमिली मैटर है तो उसका अपील ऑन डिसीजन फैमिली डिवीजन में जाएगा हाई कोर्ट के। बेटा प्लीज बहुत गौर से देखना, वरना ये लाइंस में घूम जाओगे। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस करी, अगर फैमिली मैटर है तो हाई कोर्ट में अपील ऑन डिवीजन, अपील जाएगी हाई कोर्ट के फैमिली डिवीजन में, और क्रिमिनल मैटर है तो क्राउन कोर्ट में जाएगी। बेटा क्राइम क्या होता है? क्राइम वो चीजें जिनमें आप गवर्नमेंट का लॉ तोड़ रहे हो। भाई ये कि मैंने आपके साथ मुआहिदा करके तोड़ दी, मैंने आपके साथ मुआहिदा करके तोड़ दिया, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये तो मेरा आपका जाती मामला है, इसे सिविल मैटर बोलते हैं। जो मेरे आपके जाती मामला हैं वो सिविल मैटर है। क्रिमिनल मैटर क्या होता है? क्रिमिनल मैटर क्या होता है बेटा? क्रिमिनल मैटर वो मैटर्स होते हैं जिनमें हम गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ तोड़ें। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, मैं इदारा खोल दूं, ये क्राइम है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के ऑर्डर से टकरा रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, मैं ना रोकूं, ये क्राइम है। क्रिमिनल मैटर जिनमें हम गवर्नमेंट से टकरा रहे हैं, सिविल मैटर जो हमारे आपसी मामलात हैं। नाउ कमिंग बैक, मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस लेता है। व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस? ये वो केसेस हैं जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर पहली बार सुने जाते हैं। अच्छा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड हो रही है, अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड क्या होती है? जिसमें आप ये कहते हो कि मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है वो गलत है। अच्छा बेटा देखिए, लॉ की जितनी भी अपील्स है ना, वो हाई कोर्ट का एक डिवीजन है। हाई कोर्ट जो है, ये जो हाई कोर्ट है, ये जो हाई कोर्ट है, इसके अंदर तीन टुकड़े हैं। एक क्वींस बेंच डिवीजन है, इसके एक टुकड़े का नाम है, एक टुकड़ा है चांसरी डिवीजन, और एक टुकड़ा है फैमिली डिवीजन। बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन तमाम केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस लेता है। अगर लॉ के ऊपर अपील है कि भाई मेरे केस में लॉ गलत लग रहा है, अगर लॉ को लेकर अपील है, यानी अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड है, तो बेटा अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट से भी क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी, काउंटी कोर्ट से भी क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी रेड लाइंस, और क्राउन कोर्ट से भी क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी। यानी लॉ को लेकर जितनी भी अपीलें हैं हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन सुनता है, और क्वींस बेंच डिवीजन के बाद ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट सुनता है। बेटा हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड सुनता है, लॉस की अपील सुनता है। लॉ की अपील के अंदर आप क्या कहते हो कि मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है वो लॉ गलत है, मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है वो लॉ गलत है। जितनी भी लॉ की अपीलें हैं वो क्वींस बेंच डिवीजन सुनता है, और क्वींस बेंच डिवीजन के बाद उस कोर्ट सुनता है, जिसमें आप ये आर्ग्यू करते हो कि मेरे केस में जो लॉ लगाया जा रहा है वो गलत है। बेटा शाहरुख जतोई के केस में टेररिज्म का लॉ लगाया गया, शाहरुख जतोई ने इसकी अपील करी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने पहले उसकी अपील रिजेक्ट कर दी। फिर 4-5 साल बाद उसने दोबारा हाई कोर्ट में अपील करी। बेटा बेसिकली होता है कि पहले एक जज केस सुनता है, फिर पैनल सुनता है। तो जज के साथ जज ने अपील रिजेक्ट करी, फिर उसने पैनल के सामने अपील करी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई लॉ गलत लगाए, टेररिज्म लॉ हटा दो और ये नॉर्मल मर्डर में ले जाओ। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं ये टेररिज्म ही है। बेसिकली अपील ऑन लॉ हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन सुनेगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। मैं फिर बातों को दोहरा रहा हूं, बहुत पेशेंस चाहिए बेटा ये समझने के लिए। कोई भी चीज समझने के लिए दो चीजें चाहिए, पेशेंस, सब्र और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट करते रहो, सब्र से समझते रहो, समझ आ जाएगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन तमाम केसेस की फर्स्ट इंस्टेंस लेता है। बेटा फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है?
दिस मीन्स दैट अ कोर्ट विल हियर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम। और अपील का मतलब क्या है? जहां फैसले चैलेंज होते हैं। अपील का मतलब क्या है बेटा? जहां फैसले चैलेंज होते हैं। तो एक फर्स्ट इंस्टेंस है और एक अपील है। कमिंग बैक, एक अपील डिसीजन है, क्या आप ये कह रहे हो कि ये फैसला गलत है? और एक अपील ऑन लॉ है जो हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी। देखो बेटा, हर कोर्ट की एक लिमिट है, एक पावर है। नाउ मैजिस्ट्रेट के बाद अगला लेवल है काउंटी और क्राउन। काउंटी कोर्ट और क्राउन कोर्ट। सर, क्राउन कोर्ट सिर्फ क्रिमिनल केसेस लेता है। क्रिमिनल केसेस वो मैटर्स हैं जहां आप गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ तोड़ देते हो। जैसे गवर्नमेंट ने कहा मर्डर नहीं करना, आपने मर्डर किया, रेप किया, टेररिज्म किया, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, ऐसा कोई काम किया। क्राउन कोर्ट क्रिमिनल केसेस। बेटा फर्स्ट इंस्टेंस सुनता है इंडिक्टेबल ऑफेंसेस की। सर व्हाट इज इंडिक्टेबल ऑफेंस? समरी ऑफेंस छोटे क्राइम, इंडिक्टेबल ऑफेंस बड़े क्राइम। समरी ऑफेंसेस छोटे क्राइम, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस द मेजर क्राइम्स, बड़े जुर्म। समरी ऑफेंसेस सुन रहा है, ये जा रहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। छोटी मोटी ट्रैफिक वायलेशन है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट। बेसिकली मैजिस्ट्रेट कोर्ट हर इलाके की लोकल कोर्ट होती है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट हर इलाके की लोकल कोर्ट होती है। समरी ऑफेंसेस स्मॉल क्राइम्स, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस मेजर क्राइम्स। जो इंडिक्टेबल है बेटा वो तो जाते ही क्राउन कोर्ट में। क्राउन कोर्ट जो खालिसतन क्रिमिनल केसेस सुनती है और बड़े क्राइम्स। अच्छा, एक ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइएबल, बहुत गौर से। एक ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइएबल आइदर वे। आइदर वे का मतलब ये मैजिस्ट्रेट में भी जा सकते हैं। आइदर वे का मतलब है ये मैजिस्ट्रेट में भी जा सकते हैं और ये क्राउन में भी जा सकते हैं। ट्राइएबल आइदर वे। आइदर मींस they can go in magistrate, they can go in magistrate or they can go in crown court. Triable either way, maybe magistrate court and maybe crown court depending on their intensity। जैसे harassment का केस है, ट्राइएबल आइदर वे की एग्जांपल बेटा वही बता रहा हूं। बेटा ट्राइएबल वर्ड निकला ट्रायल चलाने से, यानी जब केस सुना जाता है क्रिमिनल केस तो हम कहते हैं ट्रायल चल रहा है। ट्रायल यानी केस सुना जा रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस को कहते हैं ट्रायल चलाना। ट्राइएबल आइदर वे बेटा जैसे हेरेसमेंट है। हेरेसमेंट ये भी कि मैंने हल्का सा हाथ लगा दिया, मैं आपको देखकर हेरेस कर रहा हूं, लफ्जों के जरिए हेरेस कर रहा हूं। और हेरेसमेंट में आप फिजिकल भी हो सकते हो। तो हेरेसमेंट इज ट्राइएबल आइदर वे। अगर बड़ी हेरेसमेंट है तो क्राउन कोर्ट में जाएगी, छोटी हेरेसमेंट है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगी। चोरी बेटा, चोरी में ऐसे समझ लो कि छोटी मोटी दुकान से चोरी करना है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुन लेगा, लेकिन चोरी में आपने बैंक लूट लिया, पूरा बैंक डकैती मार के आ गए हो, तो फिर वो क्राउन कोर्ट में जाएगा। बेटा बेसिकली मसला ये होता है, बेटा बेसिकली मसला ये होता है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास सजा देने की एक हद है, उस हद से ज्यादा सजा नहीं दे सकता मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को यह महसूस होता है कि ये सजा हमारी हद को एक्सीड कर रही है, ये हमारी लिमिट को या हमारी पावर को एक्सीड कर रही है, तो फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट उस ट्राइबल आइदर वे ऑफेंस को अपने पास से हटाकर क्राउन कोर्ट में भेज देता है। ट्राइबल आइदर वे ऑफेंसेस वो हैं जिनमें सब्जेक्टिविटी है, वेरिएशन है, कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी सुन सकता है और क्राउन भी सुन सकता है। पहली बार तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को यह लगता है कि हमारी औकात, हमारी लिमिट, हमारी पावर से बाहर जा रहा है, तो देन दे कैन रेफर दैट केस क्राउन कोर्ट।
वो उस केस को फिर क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेंगे। तो ट्राइएबल आइदर वे केसेस क्राउन कोर्ट भी सुन सकता है, कभी वो केसेस क्राउन कोर्ट सुनेगा और कभी वो केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुनेगा। प्लीज गौर से सुनिएगा बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपनी पावर है फर्स्ट इंस्टेंस की, क्राउन कोर्ट की पावर क्या है, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस डील करना और ट्राइबल आइदर वे केसेस डील करना। How we will be able to differentiate either the offense is high level for crown and low level for magistrate court। बेटा देखें, एक बात को समझिएगा, कानून ने डिफाइन कर दिया है कि ये केसेस समरी ऑफेंसेस हैं, यानी लॉ जब बनता है तो बता देता है कि ये जुर्म समरी ऑफेंस में जाएगा, तो समरी तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे। कुछ जुर्मों पर कानून ने लिख दिया है कि ये इनडिक्टेबल ऑफेंसेस हैं, कुछ जुर्मों पर कानून ने लिख दिया है कि ये इनडिक्टेबल ऑफेंसेस हैं। बेटा हमारा जो F4 का लॉ का पेपर है वो सिविल लॉस पर प्राइमरीली बेस करता है, लेकिन हमें लीगल सिस्टम में कोर्ट का स्ट्रक्चर समझाया जाता है। बाकी तो बेटा हर क्राइम ने बताया हुआ है कि ये क्राइम समरी है और ये क्राइम इंडिक्टेबल है। पेपर में वो आपसे फैसला नहीं कराएगा कि चलो बताओ ये कौन सा क्राइम है, क्योंकि हमारे पेपर में क्रिमिनल लॉज नहीं है। ओके नाउ बेटा, हर क्राइम का जो लॉ है वो बता देता है कि ये समरी और ये इंडिक्टेबल है, फिर वो ये भी बता देता है कि ये वाला ऑफेंस इंडिक्टेबल ट्राइबल आइदर वे है। अच्छा, जब ऑफेंस पर लिखा हुआ है ट्राइबल आइदर वे है तो उसकी पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है, उसकी पहली हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है। फिर मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि क्या ये उनकी लिमिट में है या नहीं है। वो ये सोचता है कि इस पर जो पोटेंशियली सजा लगेगी क्या वो हमारी पावर में है या नहीं है। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को, ये आपने फैसला नहीं करना पेपर में बैठ के, मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ये लगता है कि भाई हमारी पावर को एक्सीड करेगा तो उसे क्राउन कोर्ट की तरफ भेजेंगे। ओके बेटा, सो आपने पेपर में अजीम बेटा आइडेंटिफाई नहीं करना, ये हर लॉ ने बताया हुआ होता है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट में जाएगा और कौन सा क्राउन कोर्ट में जाएगा। ओके बेटा, सिमिलरली खादिम बेटा एसिड अटैक हो गया सर, कहां जाएगा? बेटा ये काम आपका नहीं है पेपर में भाई, ये आपका काम नहीं है पेपर में, ये हर क्राइम ने बताया हुआ होता है कि कौन सा क्राइम समरी है, कौन सा इंडिक्टेबल है और कौन सा ट्राइबल आइदर वे है। ओके बेटा, अगर कानून ने उस ऑफेंस को ट्राइबल आइदर वे में डाला है तो फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या वो केस सुनना हमारी पावर में है या हमारी पावर में नहीं है। अगर उन्हें लगता है हमारी पावर में है तो दे विल डील विद द केस, वरना वो क्राउन कोर्ट के पास फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई ये केस क्राउन कोर्ट डील करेगा। कमिंग बैक बेटा, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस है। किसकी फर्स्ट इंस्टेंस है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट की। बेटा मैजिस्ट्रेट कोर्ट से फैमिली इशू हाई कोर्ट के फैमिली डिवीजन में जाएगा। अगर लॉ की अपील है तो हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगा, और अगर क्राइम की अपील है तो क्राउन कोर्ट में जाएगा। बेटा क्राउन कोर्ट की अपनी खुद की भी एक फर्स्ट इंस्टेंस है। कुछ केसेस में क्राउन कोर्ट इज द फर्स्ट कोर्ट विच डील्स विद द केस। अगर रेप है, टेररिज्म है, मैनस्लॉटर है, मर्डर है, तो क्राउन कोर्ट में उनकी फर्स्ट इंस्टेंस लगेगी। अच्छा बेटा, अगर क्राउन कोर्ट से भी अपील ऑन लॉ करनी है, अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड का मतलब होता है अपील ऑन लॉ करना। अपील ऑन लॉ तो हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी, लेकिन अगर फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो फिर वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगी, बल्कि देखो सीधा कहां जा रही है, कोर्ट ऑफ अपील के क्रिमिनल डिवीजन में जा रही है। देखो बेटा कहां जा रही है, सीधा कोर्ट ऑफ अपील के, देखो ये कोर्ट ऑफ अपील आ गया, हाई कोर्ट से आगे आ गए। बेटा बेसिकली हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। बेसिकली जो हाई कोर्ट है वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर क्रिमिनल मैटर की अपील है
तो वो कोर्ट ऑफ अपील के क्रिमिनल डिवीजन में निकल जाती है। कहां निकल जाती है? कोर्ट ऑफ अपील के क्रिमिनल डिवीजन में निकल जाती है। हाई कोर्ट के अपने अलग काम है, हाई कोर्ट के अपने अलग काम है। चांसरी डिवीजन बिजनेस केसेस सुनता है, कॉपीराइट। हाई कोर्ट का जो चांसरी डिवीजन है वो कॉपीराइट के केसेस सुनता है, कंपनी लॉ। देखो बेटा ये एक अलग मैटर ऑफ केसेस है। यानी आप सोचो ना, कॉपीराइट या कंपनी लॉ या मॉर्गेजेस के केसेस। मॉर्गेज माने कि सर इसने कर्जे के बदले कुछ गिरवी रखवाया था, पेटेंट आपने रजिस्टर कराया था। ये केसेस ना मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुने, ये केसेस ना मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुने ना क्राउन कोर्ट ने सुने। बेसिकली चांसरी डिवीजन बिजनेस केसेस सुनता है, फैमिली डिवीजन मेजर फैमिली डिस्प्यूट सुनता है। बेटा जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप उसको पकड़ो कि हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल जुरिस्डिक्शन है। क्या वर्ड बोला मैंने? हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल टेक्निकल जुरिस्डिक्शन का मतलब है हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल पावर है। जैसे चांसरी डिवीजन हाई कोर्ट में है वही बिजनेस केस सुनेगा। अब ऐसा नहीं सकता कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट बिजनेस केस सुन ले, ऐसा नहीं हो सकता कि क्राउन कोर्ट बिजनेस केस सुन ले। मेजर फैमिली डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट के फैमिली डिवीजन में ही जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता या क्राउन कोर्ट नहीं सुन सकता। अच्छा सर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट समरी ऑफेंसेस सुनता है, छोटे क्राइम, स्मॉल फैमिली डिस्प्यूट्स जो छोटे मोटे घरेलू मामलात हैं, रिकवरी के केसेस, किसी ने किसी से पैसे लेने उनके केसेस सुनेगा, उनसे केसेस सुनेगा कि सर कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा, रिकवरी उधार लिया वापस नहीं ले रहा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएं। क्राउन कोर्ट मेजर क्राइम सुनेगा, क्राउन कोर्ट मेजर क्राइम सुनेगा। अच्छा काउंटी कोर्ट क्या है बेटा? काउंटी कोर्ट है सिविल कोर्ट। देखो गौर से देखना, काउंटी कोर्ट क्या है बेटा? एक सिविल कोर्ट है जो लोगों के आपसी मसाइल सुनता है। सर इसके साथ मुआहदा तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस, टॉर्ट के केसेस, सर ये मेरी प्रॉपर्टी में घुस गया, ये शोर मचा रहा है, मैं घर पे तंग हो रहा हूं, न्यूसेंस, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसे टॉर्ट, टॉर्ट अभी आप आगे पढ़ोगे भी पूरा। प्रॉपर्टी के केसेस कि सर ये मेरी बेटा ये मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहा, या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, रेंट के केसेस हो गए, बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्सी के केसेस हो गए, विरासत के केसेस हो गए। बेटा रिकवरी के केसेस भी सिविल केसेस ही हैं, लेकिन वो केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुन लेता है क्योंकि वो लोकल केसेस होते हैं ना कि सर ये मेरा उधार वापस नहीं कर रहा। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिर्फ क्रिमिनल केसेस नहीं सुन रहा, सिविल भी सुन रहा है, यूटिलिटी बिल के केसेस भी सुन रहा है कि सर इसने बिल नहीं भरा, वाइन लाइसेंस ग्रांट करने का केस भी सुन रहा है। काउंटी कोर्ट खालिसतन सिविल कोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि काउंटी कोर्ट के अलावा कोई सिविल केस सुनेगा ही नहीं। काउंटी कोर्ट खालिसतन सिविल केसेस सुनती है बेटा, काउंटी कोर्ट खालिसतन सिविल केसेस सुनती है बेटा। देखिए रिकवरी केसेस छोटी मोटी रिकवरी के मैटर्स हैं कि सर इसने लोन लिया वापस नहीं दे रहा, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट मैटर भी तो है। यस बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, आप उससे काउंटी कोर्ट में भी लड़ लो जाकर। लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट लोकल कोर्ट है तो उसके पास ये है कि वो रिकवरी के केसेस भी सुन सकता है। काउंटी कोर्ट आमतौर पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है उनके केसेस सुन रहा है सर। और क्या कर रहा है? टॉर्ट के केसेस हो गए कि सर इसने मुझे डिफेम किया, या ये मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हो गया, ट्रेस पास कर रहा है, नेग्लिजेंस, इसकी गलती की वजह से मुझे लॉस हो गया। प्रॉपर्टी मैटर्स हो गए, रेंट के, टेनेंसी के, बैंक्रप्सी मैटर्स हो गए, इंटेस्टेसी विरासत के मसाइल हो गए। बेटा काउंटी कोर्ट से जो रेड लाइन जा रही है, रेड लाइन का मतलब होता है अपील ऑन लॉ।
वो भी हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी, और जो डिसीजन है वो भी क्वींस बेंच डिवीजन में जाएगी। सही? अच्छा, देखिए सर, हाई कोर्ट का जो क्वींस बेंच डिवीजन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस सुन रहा है, काउंटी भी सुन रहा है। बेटा वैल्यू में फर्क है। 50,000 पाउंड से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा। कितने से बड़ा? 50,000 पाउंड से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा तो वो क्वींस बेंच डिवीजन सुनेगा। अगर 50,000 पाउंड से छोटा कॉन्ट्रैक्ट का केस है कि सर इसने मुआहिदा तोड़ा और मुझे 50,000 पाउंड से बड़ा क्लेम है, तो आप हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाओगे। इसने मुआहिदा तोड़ा और 50,000 पाउंड से छोटा क्लेम है तो आप काउंटी कोर्ट जाओगे। सिमिलरली टॉर्ट के भी जो बड़े क्लेम्स हैं, वो क्लेम्स जो 50,000 पाउंड को एक्सीड कर जाए तो वो क्वींस बेंच डिवीजन इंटरटेन करेगा। बेटा देखो, आप अगर सारे फर्स्ट इंस्टेंस को एक साथ मिक्स करके देखोगे तो घबरा जाओगे। आप हर कोर्ट को अलग अलग देखो कि इस कोर्ट की ये फर्स्ट इंस्टेंस है कि भाई ये समरी स्मॉल फैमिली रिकवरी, कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा सर, तो रिकवरी का क्लेम हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का क्लेम तो फिर ये कि सर इसने मेरे साथ मुआहिदा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसमें डिटरमाइन करना है कि मेजर ब्रीच है, छोटा ब्रीच है, वो फिर एक अलग मसला, फिर उसमें लॉस डिटरमाइन करना है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बोल देता हूं तो फिर तो उसमें लॉस कैलकुलेट वगैरह सब होगा। रिकवरी का केस है सर, इसने मुझसे सीधा सीधा लोन लिया था, ये वापस नहीं कर रहा, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक ऑर्डर मार देगी कि भाई आप इसका लोन वापस करो, वरना आपके खिलाफ बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। रिकवरी का क्लेम कर दिया। मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपनी फर्स्ट इंस्टेंस है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में से अपील ऑन लॉ। अपील ऑन लॉ का मतलब क्या होता है? जिसमें आप ये कहते हो कि मेरे केस में लॉ गलत लगाया जा रहा है, मेरे केस में लॉ गलत लगाया जा रहा है, चाहे मैजिस्ट्रेट से हो, चाहे काउंटी से हो, चाहे क्राउन से हो। अपील ऑन लॉ हमेशा हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में ही जाएगा। कौन सा? अपील ऑन लॉ। अच्छा, क्राउन कोर्ट की अपनी फर्स्ट है, इसलिए अपील ऑन लॉ जो जाएगा वो क्वींस बेंच डिवीजन में ही जाएगा। काउंटी कोर्ट की अपनी फर्स्ट इंस्टेंस है, मुआहिदे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हो गए, टॉर्ट के क्लेम्स हो गए, प्रॉपर्टी के क्लेम्स हो गए, जो रेंट टेनेंसी वगैरह के। यहां से अपील ऑन डिसीजन और अपील ऑन लॉ दोनों हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाएंगे। अच्छा बेटा, अब काउंटी कोर्ट में एक छोटा सा काम हुआ होता है काउंटी कोर्ट के अंदर, कि काउंटी कोर्ट ने 3 टुकड़े बनाए हुए। स्मॉल ट्रैक उन लोगों के लिए जिनका क्लेम 10,000 पाउंड से छोटा है, फास्ट ट्रैक उन लोगों के लिए जिनका केस 10,000 से 25,000 पाउंड के दरमियान है, मल्टी ट्रैक उन लोगों के केस जिनके केस 25,000 से 50,000 तक के हैं। ये काउंटी कोर्ट ने अपने अंदर 3 टुकड़े बना दिए। इससे होता क्या है कि वो छोटे और बड़े केसेस अलग अलग कर लेता है। छोटे केसेस अलग कर लेता है ताकि उनका जल्दी जल्दी फैसला दिया जाए, फिर बड़े केसेस, और ऐसे उसने 3 दर्जे बना दिए। किसने? काउंटी कोर्ट ने। स्मॉल ट्रैक बना दिए भाई जिनका क्लेम 10,000 पाउंड से छोटा है। काउंटी कोर्ट ने जिनका क्लेम 10,000 पाउंड से छोटा है स्मॉल ट्रैक में आ जाए, जिनका क्लेम 10,000 से 25,000 के दरमियान है वो फास्ट ट्रैक में आ जाए, जिनका क्लेम 25,000 से 50,000 है तो काउंटी कोर्ट में वो मल्टी ट्रैक 3 लाइनें अलग कर दी है, ताकि जब केसेस की लाइन लगे तो उसमें छोटे बड़े केस एक साथ ना मिक्स हो जाए। 50,000 से बड़ा केस है तो हाई कोर्ट में जाओ। देखो ये सिविल मैटर्स हैं जिनमें हम पैसों का क्लेम करते हैं। सिविल मैटर में हम पैसे मांगते हैं, क्रिमिनल मैटर में तो सजा होती है, जेल होती है। वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या क्राउन कोर्ट में जा रहे हैं, उधर वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, उधर लेवल ऑफ क्राइम है। ओके जी। हाउ ओके बेटा, मेरा ख्याल है अजीम मैंने आपका जवाब दे दिया कि जो रिकवरी केसेस है उनमें सिंपल बात ही होती है कि सर इसने लोन लिया है पैसे नहीं दे रहा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस हैं।
सना बेटा आपका सवाल है सर जो रैगिंग करते हैं या बुली करते हैं वो कौन से केसेस हैं? देखो बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं, वैसे तो आप 50 सवाल कर लो लॉ के, लेकिन आपके कोर्स में ये कैटेगरीज नहीं है कि कौन सा केस कहां जाएगा। ओके, बट स्टिल बुली करना, रैगिंग करना ये सिविल मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। ये सिविल मैटर नहीं है, क्रिमिनल मैटर है। और ये जो छोटी मोटी रैगिंग है वो समरी ऑफेंस में जा सकती है, और अदरवाइज इट कैन गो इन ट्राइबल आइदर वे। ओके, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि हम लोग थोड़ा सा कोर्स से रिलेटेड बात करें तो हमारी क्लासेस ज्यादा फोकस्ड रह सकेंगी। सही है बेटा, क्योंकि हमारे कोर्सेज में ये नहीं है कि कौन सा क्राइम कहां जा रहा है और ये तमाम चीजें। नाउ बेटा देखिए चांसरी डिवीजन, देखिए चांसरी डिवीजन जो ज्यादा डील कर रहा है ना वो कंपनी, पार्टनरशिप, इन तमाम केसेस से डील कर रहा है। चांसरी डिवीजन ये एक बिजनेस कोर्ट है एक तरीके से। ओके, और काउंटी कोर्ट जो ज्यादा डील कर रहा है वो सिविल क्लेम्स। अच्छा, अब जो बिजनेस कंपनी लॉ वगैरह के केसेस है उनमें क्रिमिनल मैटर्स भी अराइज हो सकते हैं कि भाई कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी तो ये सजा हो जाएगी। लेकिन जबकि काउंटी कोर्ट प्राइमरीली सिविल क्लेम्स देख रहा है, उसमें वो कोई कंपनी लॉ के या पार्टनरशिप लॉ के मैटर्स को डील नहीं कर रहा है। ओके बेटा, अच्छा यस, असीम बेटा अगर लिक्विडेशन वगैरह आ गई बैंक्रप्सी में तो फिर वो चांसरी डिवीजन सुनेगा। नॉर्मल बैंक्रप्सी का केस है कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, देन दे विल गो टू काउंटी कोर्ट। ओके, नाउ रिज्यूमिंग बैक, सर छोटा मोटा रिकवरी का केस है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर कर देगा भाई इसके पैसे दो। बैंक्रप्सी अराइज होनी है, काउंटी कोर्ट। कंपनीज इन्वॉल्व है तो फिर हाई कोर्ट का चांसरी डिवीजन आ जाएगा। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, बेटा अगर आप एक एक कोर्ट को आइसोलेट करके देखो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपनी फर्स्ट इंस्टेंस है बेटा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपनी फर्स्ट इंस्टेंस है, समरी ऑफेंसेस, स्मॉल फैमिली डिस्प्यूट, रिकवरी केसेस, यूटिलिटी बिल्स, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर कहीं फैसला दे दिया तो अपील ऑन डिसीजन फैमिली डिवीजन में भी जा सकती है, क्राउन कोर्ट में भी जा सकती है, अपील ऑन डिसीजन। लेकिन अगर लॉ की अपील है तो हाई कोर्ट के अंदर क्वींस बेंच डिवीजन डील करेगा। अच्छा, क्राउन कोर्ट मेजर क्राइम देखता है, इसकी भी जो लॉ की अपील है क्वींस बेंच डिवीजन सुनेगा। लेकिन अगर डिसीजन के खिलाफ अपील करनी है तो कोर्ट ऑफ अपील का क्रिमिनल डिवीजन सुनेगा। बेसिकली हाई कोर्ट ये गंदे क्राइम्स में नहीं पड़ता, मर्डर, रेप, ये सब काम हाई कोर्ट नहीं करता। हाई कोर्ट बेसिकली मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री है कि क्राउन कोर्ट पहले हाई कोर्ट का ही हिस्सा था, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने अपने में से क्रिमिनल मैटर्स अलग करके एक अलग कोर्ट बना दी, क्राउन कोर्ट। अब हाई कोर्ट ये वाले क्राइम से डील नहीं करता, हाँ कॉर्पोरेट क्राइम्स है उनसे डील करता है। ओके, नाउ मैजिस्ट्रेट, काउंटी, क्राउन, हाई कोर्ट का डिवीजन है क्वींस बेंच डिवीजन। बेटा कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के 50,000 पाउंड से बड़े क्लेम सुनता है, अपील ऑन लॉज एंटरटेन करता है, और एक ऑर्डर करता है बेटा जिसे हम कहते हैं प्रेरोगेटिव ऑर्डर। क्या कहते हैं? प्रेरोगेटिव ऑर्डर। देखो बेटा जो जो टर्मिनोलॉजीज आगे लिखी हुई उनके जवाब यहां है। प्रेरोगेटिव ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है, प्रेरोगेटिव ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन, जिसमें हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन छोटे कोर्ट्स को यह ऑर्डर करता है कि आप अपना काम सही अंदाज में करें। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट मेरा केस सही तरीके से नहीं सुन रहा, मुझे डेट हियरिंग की नहीं दे रहा, यानी केस को प्रॉपर अंदाज में नहीं लेकर चल रहा, तो मैं हाई कोर्ट से जाकर एक प्रेरोगेटिव ऑर्डर लाऊंगा। क्या लाऊंगा? प्रेरोगेटिव ऑर्डर, जिसमें हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट को यह ऑर्डर करेगा कि भाई आपकी कंप्लेंट आई है
क्या आप अपना काम सही अंदाज से नहीं कर रहे? काइंडली प्रोसीजर सही करें। एक सेकंड रुक रहा हूं, आसान हो रही है बेटा। नाउ कमिंग बैक, मेरा मैजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट, क्राउन कोर्ट, वी वर ऑन हाई कोर्ट, क्वींस बेंच डिवीजन। बेटा हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन क्या करता है ये देखें, ब्लू लाइन। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस करता है। 50,000 पाउंड से बड़े क्लेम, 50,000 पाउंड से बड़े क्लेम काउंटी कोर्ट से अपील ऑन डिसीजन इन तमाम मैटर्स की। लॉ, किसी को भी लगता है कि उसके केस में लॉ गलत लगाया गया है, उनसे डील करता है और एक अदद प्रेरोगेटिव ऑर्डर देता है। एक अदद प्रेरोगेटिव ऑर्डर देता है। बेटा व्हाट इज प्रेरोगेटिव ऑर्डर? प्रेरोगेटिव ऑर्डर में हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन छोटे कोर्ट्स को यह ऑर्डर करता है कि आप अपना काम प्रॉपर अंदाज में करें, कि आप अपना काम प्रॉपर अंदाज में करें। हाई कोर्ट तमाम छोटे कोर्ट्स को ऑर्डर कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर अंदाज में करें? बेटा अगर मेरे केस में कोर्ट मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही, मौका नहीं दे रही, या मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, केस के लिए डेट नहीं दे रही, तो मैं हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन से प्रेरोगेटिव ऑर्डर करवाऊंगा कि हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन छोटे कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट, काउंटी और क्राउन को यह ऑर्डर कर सकता है कि भाई वी हैव अ कंप्लेंट कि आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, सो काइंडली मेक श्योर कि आप आइंदा प्रोसीजर फॉलो करें, अदरवाइज वी विल टेक एन एक्शन। तो ये काम भी है क्वींस बेंच डिवीजन का। हाई कोर्ट का चांसरी डिवीजन, बेटा देखो इसके पास कहीं से कोई अपील नहीं आ रही, देखो इसके पीछे कोई लाइन नहीं लगी हुई। जैसे क्वींस बेंच डिवीजन के पास अपीलें गई थी, सारी लॉ की अपीलें गई, फैसले की अपील गई, काउंटी कोर्ट के पीछे कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब सॉरी, चांसरी डिवीजन, हाई कोर्ट के चांसरी डिवीजन के पीछे कोई लाइन नहीं है। दिस मींस कि चांसरी डिवीजन सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट करता था। चांसरी डिवीजन क्या करता है? कॉपीराइट के केसेस सुनेगा, कंपनी लॉ के केसेस सुनेगा, मॉर्गेजेस के केसेस सुनेगा, पेटेंट के केसेस सुनेगा, ये सब हाई कोर्ट का चांसरी डिवीजन करेगा। बेसिकली चांसरी डिवीजन प्राइमरीली एक कॉर्पोरेट मैटर्स का कोर्ट है। फिर हमारे पास फैमिली डिवीजन है, जिधर मेजर फैमिली डिस्प्यूट्स की अपील फर्स्ट इंस्टेंस आती है और मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसलों पर अपीलें भी आती हैं ऑन फैमिली मैटर्स। अच्छा, वंस यू आर डन विद द हाई कोर्ट, अब मामला बहुत आसान है बेटा। हाई कोर्ट से जितनी भी फैसलों की अपीलें हैं, जितनी भी अपील ऑन डिसीजन है, वो कोर्ट ऑफ अपील के सिविल डिवीजन में निकल जाएंगी, और क्राउन कोर्ट से क्रिमिनल मैटर्स की अपीलें कोर्ट ऑफ अपील के क्रिमिनल डिवीजन में निकल जाएंगी। कोर्ट ऑफ अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद यूरोपियन कोर्ट। अच्छा, ये कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट और यूरोपियन कोर्ट, बेटा ये फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट तो है ही नहीं ना, ये तो है ही अपील कोर्ट। ये कोर्ट देखो, इनमें कोई ब्लू लाइन नहीं लगी हुई, ब्लू लाइन थी फर्स्ट इंस्टेंस की,
कोर्ट ऑफ अपील में, सुप्रीम कोर्ट में और यूरोपियन कोर्ट में कोई ब्लू लाइन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कोई ब्लू लाइन नहीं है बेटा? ये वो कोर्ट्स हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस को इंटरटेन नहीं करते, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट और यूरोपियन कोर्ट, बिकॉज ये कोर्ट्स खालिसतन, बेटा ये कोर्ट्स खालिसतन अपील को देखते हैं। ये कोर्ट्स खालिसतन किसे देखते हैं बेटा? अपील को देखते हैं। अगेन डिस्कस कर रहा हूं, बहुत पेशेंस के साथ बातों को सुनिएगा बेटा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस है। समरी ऑफेंस, स्मॉल क्राइम्स, स्मॉल फैमिली डिस्प्यूट्स, रिकवरी मैटर्स, यूटिलिटी बिल के मैटर्स, वाइन लाइसेंस के मैटर्स, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन पर फैसला दे देता है। वंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी मसले पर फैसला दे दिया, अगर आपको ये अपील करनी है कि लॉ गलत लगाया गया है, अगर आपने ये अपील करनी है कि लॉ गलत लगाया गया है, तो आप हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन में जाओ। सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉ गलत लगाया गया है? इसमें आप ये कहते हो कि मैं अपना गिल्ट तो मान रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से केस के अंदर लॉ गलत लगा है। लॉ चेंज हो जाएगा तो सजा चेंज हो जाएगी। गिल्टी में हूं, मैंने गुनाह किया है, बट लॉ यहां डिफरेंट लगना चाहिए। मुझे मर्डर एक्ट के तहत ट्रायल करें, मुझे मैनस्लॉटर के तहत करें, मुझे टेररिज्म के तहत, ये लॉज हैं। जब लॉ चेंज हो जाएगा तो सजा भी चेंज हो जाएगी। ओके, जुर्म मैंने किया है, बट मेरा मानना है कि ये जुर्म, मेरा वाला ये जुर्म इस लॉ में आना चाहिए। तो लॉ की अपील है तो हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन डील करेगा। डिसीजन की अपील है तो क्राउन कोर्ट में जाओ या फैमिली मैटर में फैमिली डिवीजन में जाओ। क्राउन कोर्ट की अपनी फर्स्ट इंस्टेंस है। indictable offenses for major crimes, indictable offenses, major crimes, triable either way offenses. Sir, what is triable either way offense? मीडियम कैटेगरी क्राइम्स हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुन भी सकता है और क्राउन कोर्ट की तरफ भी भेज सकता है। अच्छा, क्राउन कोर्ट से भी अगर अपील ऑन लॉ है तो हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन सुनेगा। लेकिन अगर डिसीजन की अपील है तो कोर्ट ऑफ अपील का क्रिमिनल डिवीजन सुनेगा। कोर्ट ऑफ अपील का क्रिमिनल डिवीजन सुनेगा। यानी बेटा अगर आप डिवीजन वाइज चीजों को अलग करो तो ये पूरा, ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का एरिया, ये कोर्ट ऑफ अपील है। बेटा हाई कोर्ट के अंदर 3 डिवीजन है, क्वींस बेंच, चांसरी और फैमिली। कोर्ट ऑफ अपील में 2 डिवीजन है, सिविल और क्रिमिनल। बेटा अगर क्राउन कोर्ट से क्रिमिनल मैटर की डिसीजन पर अपील है तो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील का क्रिमिनल डिवीजन सुनता है, क्योंकि हाई कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स की अपील में इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, लॉ की अपील है तो वो सुन लेगा। फिर काउंटी कोर्ट की अपनी लिमिट है। काउंटी कोर्ट 50,000 पाउंड के वैल्यू तक लिमिटेड है। काउंटी कोर्ट के बाद क्वींस बेंच डिवीजन है जो 50,000 पाउंड से बड़े केसेस सुनेगा और अपील सुनेगा। क्वींस बेंच डिवीजन एक खास किस्म का ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर का नाम है प्रेरोगेटिव ऑर्डर। सर व्हाट इज प्रेरोगेटिव ऑर्डर? बेटा प्रेरोगेटिव ऑर्डर में हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन छोटे कोर्ट्स को ऑर्डर करता है कि आप अपना काम बेहतर अंदाज में पूरा करें। यानी जिसमें हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन छोटी कोर्ट को यह कहता है कि भाई वी हैव अ कंप्लेंट कि आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन, चांसरी डिवीजन फॉर कॉर्पोरेट केसेस, फैमिली डिवीजन फॉर फैमिली केसेस। फिर अपीलें गई कोर्ट ऑफ अपील में, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर अगर आप पिछले पेज पर जाओ तो हमने ये बात कर ली कि हर कोर्ट की अपनी एक टेक्निकल ज्यूरिसडिक्शन है। फर्स्ट इंस्टेंस और अपील कोर्ट के फर्क पर बात हो गई। अपील 2 तरह की, अपील ऑन डिसीजन और अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड, इस पर बात हो गई। समरी ऑफेंस क्या होते हैं, इंडिक्टेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इस पर बात हो गई।
काउंटी कोर्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 3 टुकड़े बने हुए कि भाई 10,000 पाउंड से छोटे क्लेम एक तरफ हो जाए। इससे होगा ये कि स्पीड बढ़ेगी। बेटा केसेस वैल्यू वाइज डिवाइड हो जाएंगे ना, तो बड़े केस और छोटे केस अलग अलग नजर आएंगे। फास्ट ट्रैक 10,000 से 25,000, मल्टी ट्रैक 25,000 से 50,000 का क्लेम। 50 से बड़ा क्लेम है तो हाई कोर्ट में जाएगा। ट्राइबल आइदर वे। प्रेरोगेटिव ऑर्डर, जिसमें हाई कोर्ट छोटे कोर्ट्स को ऑर्डर करता है कि आप अपना काम सही अंदाज में करें। ओके बेटा, याद करें सारी बातें हुई। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लीप फ्रॉग प्रोसीजर। बेटा देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीप फ्रॉग प्रोसीजर। सर व्हाट इज लीप फ्रॉग प्रोसीजर? व्हाट इज लीप फ्रॉग प्रोसीजर? बेटा लीप फ्रॉग प्रोसीजर में गौर कीजिएगा प्लीज। लीप फ्रॉग प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि हम हाई कोर्ट से डायरेक्टली अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बेटा ये हाई कोर्ट है, उसूलन इसके बाद अपील कोर्ट ऑफ अपील में जानी चाहिए। लेकिन लीप फ्रॉग प्रोसीजर में ये करते हैं कि हम हाई कोर्ट से जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप। कोर्ट ऑफ अपील को जंप करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लीप फ्रॉग प्रोसीजर। सर ये प्रोसीजर क्या होता है? बेटा कभी कभार कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन पर हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देता है और फिर हाई कोर्ट, गौर कीजिएगा, फिर हाई कोर्ट उन पर लीप फ्रॉग अप्रूवल दे देता है। बेटा लीप फ्रॉग अप्रूवल से होगा ये कि अब हाई कोर्ट के बाद वो फैसला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बेटा जब सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे देगी ना तो फुल एंड फाइनल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिरार्की में सबसे बड़ी कोर्ट है यूके की। अच्छा, आमतौर पर हम हाई कोर्ट से कोर्ट ऑफ अपील जाते हैं और कोर्ट ऑफ अपील से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो बेटा होता क्या है कि अपील प्रोसेस में टाइम जाया होता है। तो ऑब्वियसली जो बंदा हार गया वो कोर्ट ऑफ अपील जाएगा, फिर जो कोर्ट ऑफ अपील में हारेगा वो दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो दिस ऑल वेस्ट टाइम, इसमें टाइम जाया होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हाई कोर्ट, कौन सा कोर्ट? अगर हाई कोर्ट लीप फ्रॉग प्रोसीजर का अप्रूवल दे दे, प्लीज गौर कीजिएगा, कौन सा कोर्ट? अगर हाई कोर्ट लीप फ्रॉग प्रोसीजर का अप्रूवल दे दे तो बेटा हम हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ अपील नहीं जाएंगे बल्कि डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी। ये हाई कोर्ट उस वक्त अलाउ करता है जब उनकी नजर में एक फैसला बहुत श्योर शॉट होता है। जब उनकी नजर में एक फैसला बहुत श्योर शॉट होता है, यानी उन्हें पता होता है कि ये तो बड़ा वाज़ेह फैसला है, तो फिर वो उस पर अलाउ कर देते हैं लीप फ्रॉग। लीप फ्रॉग प्रोसीजर से होगा ये कि हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया तो अब अपील का दरवाजा बंद हो गया। तो होता यह है कि बेटा जब हमें, प्लीज गौर कीजिएगा, जब हमें एक मसले पर फाइनल डिसीजन ले लेना होता है, फिर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, फिर कोर्ट ऑफ अपील का आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का आएगा, तो टाइम वेस्ट होता है। तो हाई कोर्ट अगर अपने फैसले पर लीप फ्रॉग अप्रूवल दे दे, क्या दे दे बेटा? लीप फ्रॉग अप्रूवल दे दे, तो हाई कोर्ट के बाद वो मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। हाई कोर्ट के बाद वो मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट ऑफ अपील जंप हो जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मैटर डिसीजन दे दिया तो बेटा फिर यूरोपियन कोर्ट एक तो हर मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती, प्लस बेटा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है यूके की हाईएस्ट कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, तो वो मैटर फिर क्लोज हो जाता है। तो जब हाई कोर्ट ये चाहता है कि एक मैटर को फाइनल करवा दे तो वो लीप फ्रॉग अप्रूवल दे देते हैं कि भाई अब डायरेक्ट इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अपील करना चाहे तो वो कोर्ट ऑफ अपील ना जाए बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो इससे होगा ये कि वो मैटर फाइनलाइज हो जाएगा हमेशा के लिए। सो थ्रू लीप फ्रॉग प्रोसीजर
वी जंप द कोर्ट ऑफ अपील, हम कोर्ट ऑफ अपील को जंप कर जाते हैं, हम हाई कोर्ट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हम कोर्ट ऑफ अपील को जंप कर जाते हैं। मकसद ये होता है कि टाइम सेव हो, लेकिन ये आपकी मर्जी से नहीं होगा बेटा, इस पर हाई कोर्ट का जज अप्रूवल दे और सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम हो केस सुनने का, तो फिर आपको एंटरटेन किया जाएगा, वरना फिर वही आपको रूटीन अपील फॉलो करनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट। बेटा मैं चीजों को दोहराऊंगा, आप लोगों की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए होगी। बेटा हर कोर्ट के अपने फंक्शन है, हर कोर्ट की अपनी टेक्निकल ज्यूरिसडिक्शन है। एक है फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट और एक है अपील कोर्ट। बेटा फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट कौन से कोर्ट है? जहां कोई भी केस फर्स्ट टाइम सुना जाता है, और अपील कोर्ट वो कोर्ट है जहां फैसले चैलेंज होते हैं। ओके, अपील में भी दो तरह की अपील है, एक अपील ऑन डिसीजन है और एक अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड है, जिसमें लॉ के अगेंस्ट अपील होती है, जिसमें लॉ के अगेंस्ट अपील होती है। देन समरी ऑफेंसेस छोटे क्राइम, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस बड़े क्राइम, ट्रायबल आइदर वे जो दोनों जगह जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या बात करी बेटा? ट्रैकिंग सिस्टम। काउंटी कोर्ट में होता है, केसेस को डिवाइड किया जाता है, स्मॉल ट्रैक 10,000 पाउंड से छोटे केस, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक। 25,000 से 50,000 मल्टी ट्रैक, 50,000 से बड़ा है तो हाई कोर्ट निकल जाए। प्रेरोगेटिव ऑर्डर, जहां हाई कोर्ट छोटे कोर्ट्स को ऑर्डर करता है कि आप अपना काम प्रॉपर मैनर में करें, कि भाई अगर कोई कोर्ट हियरिंग की डेट नहीं दे रहा या प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा, लीपफ्रॉग प्रोसीजर, हाई कोर्ट से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और बीच में से कोर्ट ऑफ अपील को स्किप कर दिया जाएगा। बीच में से कोर्ट ऑफ अपील को क्या कर दिया जाएगा बेटा? स्किप कर दिया जाएगा, और हाई कोर्ट से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में निकल जाएगी। बेटा ये इसलिए किया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर एक बार जजमेंट दे दे तो वो मैटर हमेशा के लिए डिसाइड हो जाए। देन आपने ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा, मैं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सिंपल आपको तीन बातें बोलूंगा। बेटा हर कोर्ट की अपनी एक फर्स्ट इंस्टेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब कि हर कोर्ट की अपनी एक पावर है, वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर दो, आपको यह पता होना चाहिए कि अपील ऑन डिसीजन, जिसे हम अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड बोलते हैं, वो हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन सुनता है, वो हाई कोर्ट का क्वींस बेंच डिवीजन सुनता है, जो अपील ऑन डिसीजन है, और उसके बाद अपील ऑन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लगती है। मेरा फिर बाकी फर्स्ट इंस्टेंस बताओ, अपील ऑन डिसीजन का कॉन्सेप्ट बताओ, और अपील ऑन, एक अपील ऑन डिसीजन और एक अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड जो अपील ऑन लॉ है। सॉरी, एक फर्स्ट इंस्टेंस बताओ सबकी, एक अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड जिसे हम अपील ऑन लॉ बोलते हैं, कि अपील ऑन लॉ क्वींस बेंच डिवीजन सुनता है और फिर सुप्रीम कोर्ट सुनता है। और फिर आपको ग्रीन एरियाज बताओ जो अपील ऑन डिसीजन की लाइन है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट का अपील ऑन डिसीजन फैमिली डिवीजन और क्राउन कोर्ट में जाएगा। अपील ऑन डिसीजन जिसमें आप कहते हो कि फैसला ही गलत है, और एक अपील ऑन लॉ है जिसमें आप कहते हो कि भाई फैसला तो सही है, लेकिन यहां अगर आप लॉ चेंज कर देंगे तो सजा बदल जाएगी। बेटा हर लॉ के तहत सजा अलग है, तो अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड जिसमें आप कहते हो कि लॉ गलत है। बाकी हर कोर्ट की अपनी अपनी फर्स्ट इंस्टेंस है बेटा, वो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे याद रखनी पड़ेगी। बस अपील ऑन लॉ, अपील ऑन डिसीजन, अपील ऑन डिसीजन की फैसला गलत है, अपील ऑन लॉ के लॉ ही गलत लगा है, जिसे हम कहते हैं अपील बाय वे ऑफ केस स्टेटेड। ओके, बेटा मैं ब्रेक दूंगा, क्या अगर चाहते हो तो अभी ब्रेक ले लें, जैसे आप लोगों की मर्जी, या 6 बजे ब्रेक लें। ड्रामेबाजी शुरू हो गई सर, अभी दे दें, अभी दे दें।
चलें, जैसे आप लोगों की मर्जी। बेटा बस समअप करता हूं ब्रेक से पहले की बात। बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि हर कोर्ट का अपना अपना फंक्शन है, फर्स्ट इंस्टेंस, अपील। बेटा आप देखो, एक बात फिर बोलूंगा, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसका रट्टा मार के आओ। वो बस आपसे मोटी मोटी बातें टेस्ट करता है। यानी वो आपको ये नहीं बोलेगा चलो बताओ ये कहां जाएगा केस, ऐसा नहीं करता वो आपसे अपील्स पूछ लेता है, इस तरह से पूछता है। आपको एक ओवरऑल हिरार्की पता होनी चाहिए। बेटा अब हमारे पास एक छोटा सा मसला है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के फर्क हैं। ह्यूमन राइट्स एक्ट है, और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं बेटा, असर की नमाज पढ़ लें। 5:35 हो रहे, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो टिल 5:45। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, फिर उसके बाद बेटा बस फिर पूरा लीगल सिस्टम पढ़ा के ऑफ करूंगा। सही है, तो 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें बेटा। 5:45 में रिज्यूम करेंगे। जिन्हें नमाज पढ़नी है, जिन्हें चाय पीनी है, कुछ खाना है, वो सब करके 10 मिनट में वापस आ जाएं। ओके बेटा, resuming back, uh, beta, now we have some discussion on criminal law and civil law. सर क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं? सवाल ये कि सर क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं? बेटा जब हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो ऐसे समझ लें कि जो क्रिमिनल लॉ है, बेटा क्रिमिनल लॉ का मतलब वो मैटर्स जिनमें हम गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून तोड़ देते हैं। जैसे बेटा गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि भाई चोरी नहीं करनी है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ है। बेटा गवर्नमेंट ने कहा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ है। बेटा गवर्नमेंट ने स्मगलिंग पर लॉज बनाए हुए, मर्डर पर लॉ बनाए हुए। ये सारे वो एरियाज हैं जिन पर गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ मौजूद है। और एक है सिविल मैटर। सिविल मैटर क्या है? जो मेरे आपके आपसी मामलात हैं। मैंने आपके साथ मुआहिदा किया है, ये मेरा आपका आपसी मामला है। मैंने आपके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, ये मेरा आपका आपसी मामला है। एक है क्रिमिनल मैटर्स, बेटा एक है क्रिमिनल मैटर्स और एक है सिविल मैटर्स। व्हाट आर सिविल मैटर्स? जो मेरे आपके आपसी मामलात हैं। व्हाट आर क्रिमिनल मैटर्स? जिनके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। प्लीज गौर कीजिएगा। The criminal law is anything which is related to law and order situation of the country. क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक उन चीजों से है बेटा जिनके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से है। यानी क्रिमिनल मैटर्स में गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट ने बोला ये चीज ऐसे होगी, आप ऐसे नहीं कर रहे, तो आप क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल केस में आ रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, तो रोकनी है। क्रिमिनल मैटर्स वो मामलात जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, जिनमें गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स इन्वॉल्व हो गए। सिविल मैटर्स जो हमारे आपसी मामलात हैं। मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, तो कुछ हमारे पास क्रिमिनल मैटर्स हैं और कुछ हमारे पास क्या है बेटा, सिविल मैटर्स हैं। सो क्रिमिनल लॉ objective is to ensure that law and order situation is maintained. बेटा क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर्स अ पनिशमेंट, दैट इज penalize, सजा देती है कोर्ट, द कल्प्रिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस टू विक्टिम। बेटा अगर आप किसी क्रिमिनल लॉ को तोड़ते हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल को तोड़ते हो, तो गवर्नमेंट आपको सजा देती है। वाई सजा देती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। अगर आप क्रिमिनल लॉ तोड़ोगे तो गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी। गवर्नमेंट आपको क्या करेगी बेटा? ओके, कुछ इंटरनेट इश्यू हो गया था, मैं फिर रिपीट करता हूं। बेटा देखिए, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से।
बेटा क्रिमिनल लॉ में अगर आप गलती करोगे तो गवर्नमेंट आपको सजा देगी, पनिश करेगी। व्हाई? क्योंकि आपने गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ तोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने कहा था ये नहीं करना है और आप वो कर रहे हो, तो नाउ द गवर्नमेंट विल गेट अनॉइड एंड द गवर्नमेंट विल पनिश यू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक है स्टेट यानी गवर्नमेंट का लोगों से। तो अगर आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट विल पनिश यू, गवर्नमेंट विल पनिश यू। सो criminal law is something which relates to rules relating to the government. इसमें गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स की बात हो रही है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, बेटा अगर इधर कोई गलती करेगा तो गवर्नमेंट उसे सजा देगी, गवर्नमेंट उसे पनिश करेगी। इवन बेटा जब आप क्रिमिनल लॉ का केस होता है तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस करती है, कोई इंसान आपके खिलाफ केस नहीं करेगा, गवर्नमेंट खुद आपको पकड़ेगी कि भाई आपने क्यों गलत किया, आपने हमारा बनाया हुआ रूल क्यों तोड़ा। जैसे मैं अगर अभी इस सिचुएशन में, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, अगर गवर्नमेंट ने मना किया है कि भाई स्कूल नहीं खोलने, अगर आज मिर्चा वाला अपना इदारा खोलकर बच्चों को बुलाकर पढ़ाए तो हमने गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ तोड़ा है। गवर्नमेंट का बनाया हुआ, गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगाएगी, गवर्नमेंट सील कर देगी, बोला ना आपको मना किया अभी काम कर रहे हो। गवर्नमेंट ने ट्रैफिक लॉ बनाया, आप तोड़ोगे वो सजा दे देगी। सो क्रिमिनल लॉ is relating to rules of the government and it is something which is related to law and order situation. If you will not follow criminal law, then be ready for a punishment. But when we talk about civil law, बेटा सिविल लॉ का ताल्लुक लोगों के आपसी मामलात से है। बेटा सिविल लॉ का ताल्लुक लोगों के आपसी मामलात से, बेसिकली सिविल लॉ मीन्स रिलेशन बिटवीन पीपल। When we talk about civil law, तो बेटा याद रखिएगा सिविल लॉ का ताल्लुक लोगों के आपसी मामलात से है। अगर आप सिविल लॉ तोड़ेंगे तो आपको सजा नहीं होगी। सिविल लॉ में मामला ये कि बेटा मैंने आपको जितने का लॉस पहुंचाया होगा मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा, मैंने आपको जितने का लॉस पहुंचाया होगा मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। सिविल लॉ में मैंने आपको जितने का नुकसान पहुंच, मिसाल बेटा मैंने आपके साथ वायदा किया कि मैं आपको F4 का कोर्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं नहीं पढ़ाता, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है, ये मेरा और आपका जाती मामला है। कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वह साहब की गलत हरकत की वजह से अगले को इतने का लॉस हुआ है, मैं बोलूंगा ओके फेयर इनफ, जितने का भी लॉस हुआ है आई पे द रेमेडी, आई पे द रेमेडी, लफ्ज को पकड़ेगा, आई पे द रेमेडी, पनिशमेंट नहीं है, आई विल पे द रेमेडी। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट है बेटा, क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट है, जबकि सिविल लॉ में रेमेडी है। सिविल लॉ में हम अगले बंदे को लॉस के लिए कंपनसेट कर देते हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ में मिसाल, मैं मिसाल देता हूं सुनना बेटा, मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूं, रेड लाइट थी, मैंने सिग्नल तोड़ा और मैं निकल गया, किसी को गाड़ी हिट नहीं हुई, किसी को गाड़ी हिट नहीं हुई, क्या चालान होगा? जवाब दीजिए मुझे तमाम लोग। बेटा मैंने रेड लाइट पर सिग्नल तोड़ा है, किसी को गाड़ी हिट नहीं हुई, क्या चालान होगा? यस होगा, यस होगा, यस। अगर कोई कहे नहीं सर गाड़ी तो नहीं टकरी, चालान किस बात का? ओ मेरे भाई, ट्रैफिक लॉ क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर नहीं है। ट्रैफिक लॉ क्रिमिनल मैटर है, जब गवर्नमेंट ने कहा रेड लाइट में रुकना है तो रुकना है, अब इसमें बहस नहीं है। सिविल लॉ जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बेटा मेरा आपका आपसी मामला हो, मेरा आपका मुआहिदा हुआ है, मेरा आपकी पार्टनरशिप हुई है, आप मेरे एम्प्लॉई हो, ये हमारे आपसी मामलात हैं। जहां हमारे आपसी मामलात हैं वहां सजा नहीं है, वहां रेमेडी है। जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहां सजा है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉलो करवाने के लिए ज्यादा सजा देती है ताकि लोगों के दिलों में डेटरेंस, खौफ पैदा करे।
कि भाई वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गवर्नमेंट ज्यादा सजा देती है। जहां लोगों का आपसी मामला है, जहां लोगों का आपसी मामला है, वहां गवर्नमेंट रेमेडी देती है। वहां गवर्नमेंट क्या देती है बेटा? रेमेडी। रेमेडी का मतलब वहां कोर्ट रेमेडी देती है। रेमेडी का मतलब है कि जितना आपने लॉस पहुंचाया आप उतने पैसे दे दो, जबकि पनिशमेंट इज अ ग्रेटर अमाउंट। सो देयर इज वन लॉ विच इज कॉल्ड एज क्रिमिनल लॉ, जहां गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स इन्वॉल्व हैं, जहां गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स इन्वॉल्व हैं, उससे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, बेटा वहां गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स इन्वॉल्व हैं। हमने गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ तोड़ा है, जहां क्रिमिनल लॉ आ गया। अगर आपने गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ रूल तोड़ा तो गेट रेडी फॉर अ पनिशमेंट, गेट रेडी फॉर अ पनिशमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल तोड़ेंगे तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट विल पनिश यू। Why government will punish you? Because you have breached, you have broken the rule made by the government. So if you are breaking the rules of the government, if you are breaking the rules of the law, तो फिर गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी। ओके बेटा, क्रिमिनल लॉ में केस गवर्नमेंट फाइल करेगी और उस केस को कहते हैं प्रोसिक्यूशन। क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन। जबकि सिविल केस में जिसके साथ आपने गलत किया वो आपके खिलाफ केस करेगा, और उससे हम प्रोसिक्यूशन नहीं कहते बल्कि हम उससे लिटिगेशन कहते हैं। लिटिगेशन दो लोगों का आपसी मामला है, जबकि प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ओके अच्छा बेटा, एक चीज होती है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का मामला यह है कि अगर मेरा आपका आपसी मामला है, बेटा अगर मेरा आपका आपसी मामला है तो यहां पर कानून यह है कि आपको 6 साल के अंदर केस करना लाजिम है। अगर मेरा आपका आपसी मामला है तो बेटा 6 साल के अंदर केस करना लाजिम है। सिविल क्लेम 6 इयर्स में फाइल करना लाजिम है। अगर 6 साल गुजर गए तो केस नहीं हो सकता। जो कौन से क्लेम है? सिविल। तो मेरे आपके भाई मुझे आपसे पैसे लेने, इट इज सिविल मैटर, इट्स नॉट अ क्रिमिनल मैटर। आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपका कोई सैलरी का क्लेम है, सिविल मैटर। बेटा जो सिविल मैटर है वहां लिमिटेशन एक्ट है, और आप एक सर्टेन टाइम विच इज 6 इयर्स आप केस नहीं कर सकते। 6 साल गुजर गए तो केस नहीं कर सकोगे। लेकिन क्रिमिनल मैटर में कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं है। अगर आपने क्राइम कराए तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ ताहयात केस कर सकती है, फॉरएवर केस हो सकता है। अगर आपने क्या कराए बेटा? क्राइम कराए। अगर आपने क्राइम कराए तो गवर्नमेंट आपके पास खिलाफ हमेशा केस कर सकती है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एक क्रिमिनल मैटर्स हैं, द क्राइम्स, जहां आपने गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ तोड़ा है, जहां आपने गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स तोड़े हैं। क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप क्रिमिनल मैटर तोड़ोगे तो यू विल बी पनिश्ड, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रूल्स को फॉलो कराने के लिए सजा देती है, ताकि लोग रूल्स की रिस्पेक्ट करें, ताकि लोग रूल्स की रिस्पेक्ट करें। गवर्नमेंट सजा देगी आपको, और गवर्नमेंट आपके खिलाफ खुद केस करती है क्रिमिनल मैटर में, और उसे कहा जाता है प्रोसिक्यूशन। क्या कहा जाता है? प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल मैटर में लिमिटेशन एक्ट भी नहीं है, यानी गवर्नमेंट आपके खिलाफ ताहयात केस कर सकती है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ हमेशा केस कर सकती है। बेटा क्रिमिनल मैटर्स में लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। किन मैटर्स में? क्रिमिनल मैटर्स में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल मैटर्स, बेटा सिविल मैटर्स का ताल्लुक है राइट्स ऑफ पीपल से। सिविल मैटर्स का ताल्लुक है राइट्स ऑफ पीपल से। अगर बेटा सिविल मैटर का क्लेम है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा, अगर किसका क्लेम है? सिविल मैटर का क्लेम है। सिविल जो हमारे आपसी मामलात हैं, तो बेटा सिविल मैटर्स के क्लेम में कोर्ट
रेमेडी ऑर्डर करता है, रेमेडी का मतलब होता है कंपनसेशन ऑर्डर करता है। आपको लॉस के बदले कंपनसेशन देनी पड़ेगी। किन मैटर्स के अंदर? सिविल मैटर्स के अंदर। सिविल मैटर्स में पनिशमेंट नहीं होती बेटा, सिविल मैटर्स में पनिशमेंट नहीं होती। सिविल मैटर्स में मामला ये कि जितना लॉस हुआ है उतने पैसे दे दो। क्रिमिनल मैटर्स में सजा हो जाती है, इसमें लॉस को नहीं देखा जाता, इसमें तो सजा देती है गवर्नमेंट, ताकि आप गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करो। जबकि सिविल मैटर्स में गवर्नमेंट कहती है जितना लॉस उतने पैसे। बेटा सिविल मैटर्स में एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ केस करता है, सिविल मैटर्स में, उसे लिटिगेशन कहते हैं। सिविल मैटर्स में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है कि 6 साल बाद केस फाइल नहीं हो सकता। आफ्टर 6 years द केस कैन नॉट बी फाइल्ड। बेटा सिविल मैटर्स में जो फैसला होता है किनके अंदर? सिविल मैटर्स के अंदर। और क्रिमिनल मैटर्स में जो फैसला होता है, अब यहां से थोड़ा गौर से सुनना। एक वर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, लफ्ज को पकड़ना। एक वर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और एक वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ। बेटा एक वर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और एक वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, कितना प्रूफ करना है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, कितना प्रूफ करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ, किसने प्रूफ करना है। बात को गौर से सुने प्लीज। बेटा क्रिमिनल मैटर्स में, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, क्रिमिनल मैटर्स में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब कितने परसेंट प्रूफ करना है। क्रिमिनल मैटर्स में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्या है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। व्हाट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? बेटा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का माने जहां शक की गुंजाइश ना हो। क्रिमिनल लॉ में decision is based on 100% evidence that is beyond reasonable doubt। बेटा क्रिमिनल मैटर्स में इश्यू मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी जहां शक की गुंजाइश ना हो। यानी आपको 100% प्रूव करना होगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि जरा सी भी शक की गुंजाइश है, बेटा अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि जरा सी भी शक की गुंजाइश है, तो क्रिमिनल मैटर में कोर्ट सजा नहीं देता। बेटा प्लीज बात को बहुत पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ सुनो। बेटा क्रिमिनल मैटर में सजा हो जाएगी। अगर कोर्ट ने गलती से सजा दे दी तो बंदे को गलती से फांसी हो जाएगी, गलती से जेल हो जाएगी। तो क्रिमिनल मैटर में कोर्ट सजा देते हुए बहुत ध्यान रखता है। क्रिमिनल मैटर में कोर्ट सजा देते हुए बहुत ध्यान रखता है और क्या कहता है कि डिसीजन इज बेस्ड ऑन 100% एविडेंस दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी जब तक कोर्ट को 100% यकीन नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट को 100% यकीन नहीं हो जाता, वो सजा नहीं देते। किन मैटर्स में? क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स में सजा उस वक्त होगी जब कोर्ट को जरा सा भी शक ना बचे। बियॉन्ड, परे, उससे आगे रीजनेबल डाउट, यानी जहां कोई शक ना हो। क्रिमिनल मैटर्स स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड कितना प्रूफ करना है। क्रिमिनल मैटर में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब तक कोर्ट को 100% यकीन नहीं हो जाता कि यही बंदा गिल्टी है, तब तक कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स में सजा नहीं सुनाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, कितना प्रूफ करना है। दूसरा वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ। बेटा दूसरा वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि किसने प्रूफ करना है। बर्डन, तो बेटा जाहिर एक बात सोचें, जो केस फाइल करता है वही प्रूफ करता है। जो केस फाइल करता है वही प्रूफ करता है।
क्रिमिनल मैटर में केस किसने फाइल किया? गवर्नमेंट ने। केस किसने फाइल किया? गवर्नमेंट ने। बेटा गवर्नमेंट को हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर। गवर्नमेंट को हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर। बेटा क्रिमिनल मैटर में केस किसने फाइल किया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर। बेटा बात को गौर से सुनिएगा। क्रिमिनल मैटर्स में केस कौन फाइल करता है? गवर्नमेंट करती है। प्लीज भाई, बेटा क्रिमिनल मैटर्स में केस कौन फाइल करता है? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट को हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर। गवर्नमेंट को हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर। प्लीज गौर से बात को पकड़िएगा। जब केस गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट इज द प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट इज द प्रोसिक्यूटर, तो गवर्नमेंट के ऊपर है बर्डन। बर्डन माने बोझ। बर्डन ऑफ प्रूफ गवर्नमेंट के ऊपर है यानी प्रोसिक्यूटर के ऊपर है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितना प्रूफ करना है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी जहां शक की गुंजाइश ना हो। सिविल मैटर अगर मैं आपके खिलाफ केस कर रहा हूं तो मैं क्लेमेंट हुआ ना, मुझे क्लेमेंट या प्लेंटिव बोला जाता है। क्लेमेंट या प्लेंटिव। बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट के ऊपर है सिविल मैटर में। और सिविल मैटर में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ माने कितना प्रूफ करना है, तो सिविल मैटर में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है 51%, यानी मेजॉरिटी एविडेंस। बेटा बात को गौर से